अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बस में वसीम लियाकत। और आज बहुत सारे इश्यूज पे बात होगी। सबसे पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान सीरीज जीत चुका है 2-0 से, और दोनों मैच रावलपिंडी में बड़े कन्विंसिंगली पाकिस्तान ने जीते हैं। पहला मैच भी और दूसरा मैच भी। दूसरा मैच लग ही रहा था कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान वो मैच तकरीबन 8 से 9 बॉल्स पहले ही जीता और ब्रिलियंस रही उसमें। फखर जमान के 180 रन रहे, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, उसके ऊपर भी बात होगी आज के प्रोग्राम में। एक तो शान मसूद, जो कि पहले आपने देखा होगा ओडीआई में वो आए और काफी ज्यादा गेंदें खेली, फिर रन नहीं बनाए, फिर चले गए। कुछ उनके हक में भी ट्रेंड्स चल रहे थे और कुछ उनके खिलाफ भी चले। जो उनके हक में चल रहे हैं वो तो सीधे सीधे ऐसे कि जो मतलब लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं जी कि वो क्योंकि कराची से हैं, और कराची के जो शान मसूद हैं उनके हवाले से यही कहा जाता है जी कि वो तनकीद इस वजह से हो रही है कि वो कराची से हैं। इसके अलावा और कोई वजह नहीं है शान मसूद के ऊपर तनकीद की। और जो उनके खिलाफ हैं वो यही कह रहे हैं कि 2-3 साल से शान मसूद को टीम के साथ कैरी किए हुए हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। इस पे भी सवालिया निशान इस वजह से बनता है कि 2-3 साल से उनको तो टीम के साथ रखा हुआ है, लेकिन उनको इतना ज्यादा मौका नहीं मिला। एक मैच खेलते हैं, फिर 3 मैच बैठ जाते हैं, फिर एक मैच खेलेंगे, फिर 2 मैच बैठ जाते हैं, तो इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा खराब हो जाता है। इसके अलावा एहसान उल्लाह, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में तकरीबन 22 विकेट्स अपने नाम की थी। एहसान उल्लाह के 22 विकेट्स के बाद पूरा पाकिस्तान जो है वो एहसान उल्लाह का दीवाना हुआ। एहसान उल्लाह के हवाले से उन्होंने बातें स्टार्ट की, लेकिन जो ही एहसान उल्लाह का अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू हुआ वो कोई इतना अच्छा डेब्यू नहीं था। उसके बाद कल जब हमने उनको रावलपिंडी में देखा तो वो बड़ी मार खाई उन्होंने, और पहले कुछ 6 ओवर्स में तो तकरीबन 42 रन उन्होंने दे दिए थे। ये क्या होता है, क्यों इस तरह के प्लेयर्स आते हैं और एकदम से जो पीएसएल में टॉप क्लास परफॉर्मर होते हैं वो जब कौमी टीम के साथ आते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्यों डाउन हो जाती है? क्या वजह होती है कि कोच उनको कुछ नया समझाने की कोशिश करते हैं कि आप ये करें, ये करें, ये करें? क्योंकि हमने देखा एहसान की जो स्ट्रेंथ थी वो उनकी फास्ट बॉलिंग थी, वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज थी, जिसकी वजह से वो बल्लेबाजों को परेशान करते थे। और एक और बात याद दिला चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कर रहे हैं और नेशनल टीम में परफॉर्म नहीं करे, पाकिस्तान सुपर लीग में एहसान उल्लाह ने तमाम टीम्स के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की और उसमें भी इंटरनेशनल स्टार्स खेल रहे थे। उन्होंने जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने पाकिस्तानियों के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, लेकिन टीम के साथ जाने के बाद एकदम चेंज हो गए। ये भी अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि क्या होता है, क्या कोई कोचिंग में जो है कोई फ्लॉज हैं, या फिर कोच आपको कुछ नया समझाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से एहसान उल्लाह जैसा टैलेंट जाया हो जाता है। और उसके अलावा सबसे पहले जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो एशिया कप है। एशिया कप के हवाले से आज एक दफा फिर खबरें आ रही हैं कि यूएई में वो होगा, और श्रीलंका और बांग्लादेश के बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गैर रस्मी राब्ते स्टार्ट कर दिए हैं, और वो कह रहे हैं जी कि यूएई में या फिर श्रीलंका ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको श्रीलंका में करवाया जाए। यूएई अपनी जो है ना नजरें जमाए बैठा हुआ है, और पीसीबी जो उसका मौकफ है वो यही है कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में होना चाहिए, और पाकिस्तान में एशिया कप हर सूरत में होगा। ये पीसीबी का उसूली मौकफ है और इसी के ऊपर पीसीबी अभी तक बरा जमा है, लेकिन उसके कुछ ऑफिसर्स ऐसे हैं जो कि समझते हैं कि इट्स नॉट अ टाइम कि हम एशिया कप को यूएई में लेके चलें। सो इस तमाम तर इशू पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ में वन एंड ओनली नासिर राजा साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और आप इनके तबसरे और तजिए डिफरेंट टीवी चैनल्स में देखते रहते हैं। इसके अलावा औरंगजेब यूनुस साहब हमें ज्वाइन करेंगे। औरंगजेब यूनुस साहब इस वक्त दुबई में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गपशप होगी। और औरंगजेब यूनुस साहब के अलावा अरफा फिरोज हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का। सर, सबसे पहले अगर बात करें एशिया कप के हवाले से, तो ये क्या हो रहा है, ये मामलात किस तरफ जाएंगे? आए दिन अब खबरें आ रही हैं, आपको पता है सीरीज का इख्तिताम होने लगा है, तो हर कोई खबरों को जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करता है, और अब अभी सीरीज के 3 मैच बाकी है, लेकिन उससे पहले ही एशिया कप के हवाले से खबरें आ रही हैं। जनाब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी, और दूसरी बात है कि एक पे छोटा सा लतीफा आपको सुनाना चाहूंगा कि वो ये कि एक बंदा रो रहा था, उसने कहा यार क्या हुआ है? उसने कहा यार कि वो 5 दोस्त थे, तो मैं उनके महल्ले से गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत मारा है। तो मैं उन्हें कहा था कि इतना भी कुटिया जरा हमारे महल्ले चाहो ना। वो फिर मेरे महल्ले में आए, उनका फिर क्या, उनका फिर मुझे मारा है। उन्होंने कहा, फिर मैंने उन्हें कहा कि यार कल्ले कल्ले आओ, उनका फिर क्या, उनका वो कल्ले कल्ले आओ और फिर मुझे मारा है। मैं कहता हूं कि एशिया कप हम इंडिया की शर्त पे खेलें। ठीक है, हमारा मौकफ असूली है, हमें पाकिस्तान में हमारा हक बनता है, हमें खेलना चाहिए।
अगर इंडिया वाले कहते हैं कि मुंबई में आके हमारे साथ आप मैच खेलें, हमारी टीम को वहां जाके जाना चाहिए और वहां जाके उनको जीतना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले ये पाकिस्तानी कोई और किस्म के खिलाड़ी हैं, ये और कौम है। हमें ठीक है, वो मेरे शायद इस बात से आप भी इत्तेफाक ना करें और बहुत सारे पाकिस्तानी कहें यार ये क्या अजीब सी बात कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हम इंडिया जब जैसे जैसे कहे, वो हमें ये चाहता है कि ये किसी तरीके से आउट हो जाएं, किसी तरीके से इनके खिलाड़ी पनप ना सके, किसी तरीके से इनके खिलाड़ी जो है वो इंडिया में आने की जरूरत ना कर सके। देखिए वो अपनी जो उसकी अपनी लीग है उसमें हमारे खिलाड़ियों को वो इग्नोर करते हैं। तो मैं कहता हूँ किसी तरीके से हम जाएं। हाँ, ये जरूर कहें कि हमारा थोड़ा शेयर जो है ना वो माली मामलात में थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। उनके स्टेडियम्स बड़े हैं, उनकी वहाँ पे गेट मनी बड़ी होती है, उनको वहाँ पे कमर्शियल ज्यादा मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को ये शर्त छोड़ देनी चाहिए। बाकी मैचेस जो है हमें पाकिस्तान में कराएं, बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ हम वो खेलें अपने मुल्क में, लेकिन जो इंडिया का मैच है ना वो कहें कि जहां आप खेलना चाहते हैं हम भी वहीं खेलेंगे, मोहाली में खिला लें, मोहाली में खिला लें, जिधर मर्जी खिला लें। आप यकीन करें कि वो हमारे ऊपर सीने पे भी बैठे होते हैं, वो चीखे मार रहे होते हैं कि इसने उठ रहे हैं, अभी छोड़ना नहीं है। उनकी टीम इतनी अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उनका दम निकलता है, और पाकिस्तान के खिलाफ उनका दम निकलने की वजह यह कि वो डरते हैं और उनका मोराल पूरी कौम का इतना डाउन हो जाता है जब पाकिस्तान से वो हारते हैं। ये मुझे एक बहुत खास बंदे ने बताया कि जिस दिन पाकिस्तान से आते हैं उनकी जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, उनकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, उनका जो और कौम का मोराल है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो हम तो मार खाने के हिले में हैं, रोने के हिले में हैं। खैर है, एक और मैच हार जाएंगे, थोड़ी देर हम भी गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इंडिया की शर्त पे हमें एशिया कप जरूर खेलना चाहिए, कराना चाहिए। और हमें ये भी पता चल रहा है कि वो कुछ और 5 मुल्की टूर्नामेंट कराने के बारे में वो प्लान कर रहे हैं कि हम शायद इसमें नहीं करेंगे, और पाकिस्तानी भी ये सोच रहे हैं कि शायद इस साल ना हो। मैं कहता हूं होना जरूर चाहिए, और वहां होना चाहिए जहां इंडिया जाए। ठीक हो गया। अरफा, आपके पास आते आप बताइएगा कि क्या कुछ खबरें आपके पास हैं, और कुछ खिचड़ी तो बन रही है किसी न किसी लेवल पे, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो बांग्लादेश है, कहीं ना कहीं पे ये बातें तो हो रही हैं बैक एंड पे कि एशिया कप कहां पे होगा। देखें स्नैन, पहले तो आपको सलाम, जो आपका एक्सपर्ट ओपिनियन है उनको भी सलाम, और जो हमारे नाज़रीन है उनको भी बहुत ज्यादा सलाम। देखिए एशिया कप के बारे से आपने जो वो बात की है, थोड़ा सा मैं तनकीद जरूर करूंगा कि उनका जो स्टांस है, जो नई रजीम आई है, थोड़ा सा उन्होंने हाथ खोला रखा है बीसीसीआई और एशिया कप में, जो अपना मौकफ एशिया कप के हवाले से जो वो लेकर गए हैं, और थोड़ा सा उनको जो है वो कैटेगोरिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए था, जिस तरह रमीज ताजा थे जो फॉर्मर चेयरमैन थे पीसीबी के। लेकिन खैर अगर एक कदम हमने चला है, यानी कि हाइब्रिड मॉडल लेकर हम लोग जो है वो अगर एक कदम आगे गए हैं, तो यही उम्मीद हम लोग लगाएंगे कि बीसीसीआई यानी कि जो चेयरमैन है इस टाइम एसीसी के जय शाह, वो भी एक कदम जो है वो हमारी तरफ बढ़ेंगे और कोई बीच का रास्ता जो है वो निकालेंगे। लेकिन खबरें जो है वो ये गर्दिश करना शुरू हो गई हैं, भारतीय मीडिया से ये जो है वो बातें निकलना शुरू हो गई हैं कि एशिया कप जो है वो 2023 में नहीं होगा। जो हाइब्रिड मॉडल है वो जय शाह ने मुकम्मल तौर पर जो मुस्तरद कर दिया है, और अब एशिया कप की जगह जो है वो 5 नेशन टूर्नामेंट जो है वो उसका इनेकाद करने के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं। खैर इस हवाले से मैंने बात की अपने जराये से जो पीसीबी के थे, उनसे इंसाइट लेने की कोशिश की। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जो है वो एक स्टोरी भी आपके सामने जो है वो रखना चाहूंगा। देखें ये जो तमाम बातें हैं कि एशिया कप 2023 में नहीं होगा, या हाइब्रिड मॉडल जो है वो मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, ये तमाम जो है वो एक तरह से मीडिया प्रेशर है जो बीसीसीआई हमेशा अपने मीडिया के थ्रू कंधे पर रखकर जो है वो बंदूक हमेशा से चलाता है, और ये पीसीबी पर एक प्रेशर डालने की जो है वो सूरत हाल पैदा की गई है। अभी तक जो मेरी बात हुई है पीसीबी के जराये से, देखें अभी तक कोई भी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से लेटर पीसीबी को मौसूल नहीं हुआ जिसमें आइंदा जुलाई अमल होगा, उसमें बताया जाएगा कि आखिर एशिया कप जो है वो कहाँ होना है। हाइब्रिड मॉडल जो प्रपोज किया गया है नजम सेठी की जानिब से, क्या वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, या 2023 में होगा या नहीं होगा। यहाँ पे एक सवाल पैदा नहीं होता कि इंडिया को शायद कोई डर है कि पहले ही हम एशिया कप में पाकिस्तान के खेलेंगे, फिर उसी फॉर्मेट में हम इंडिया और पाकिस्तान का आपको पता है वर्ल्ड कप में भी टाकरा होगा, तो कहीं ना कहीं वो डर भी रहे, या क्या वजह है? देखिए डर तो क्रिकेटिंग जो ऑन ग्राउंड नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा से इंडिया का रिकॉर्ड जो है वो इन रिसेंट पास्ट बेहतर है। या अभी से कुछ 1-2 साल में पाकिस्तान ने जो डोमिनेट करना शुरू किया है, ठीक है वो होगा एक तरह से। लेकिन जो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है ये बात पीएसएल से शुरू हुई है, पीएसएल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरह से प्रमोट किया है, जिस तरह से बूस्ट किया है, वो जो है ना हजम नहीं हुआ बीसीसीआई। और फिर डेफिनेटली जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में रिटर्न हुई है, बड़ी बड़ी टीमें जो आना शुरू हो गई हैं, कोई टीम अब रह नहीं गई मां सिवाय सिर्फ
इंडिया के, तो अब वो चाह रहे कि जैसे कि मैं नहीं जा रहा तो बाकियों को भी जो है वो मैं बैरियर बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं, मैं अपनी बात जो है वो कंटिन्यू यहाँ जरूर करूंगा। ये सिर्फ बातें एक प्रोपेगेंडा है, एक कॉन्स्पिरेसी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो है वो सामने रखी जा रही है, उनके अगेंस्ट जो है वो की जा रही है। ऐसी बात कोई भी नहीं हुई। जो नजम सेठी थे उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें कैटेगोरिकली सामने ये जय शाह के रखा था कि देखिए हम लोग हाइब्रिड मॉडल आपके सामने रख रहे हैं, इससे ज्यादा हम लोग जो है वो लचक नहीं दिखाएंगे। ऐसा ना सोचें कि अगर पाकिस्तान में जो है वो आपके मैचेस नहीं होंगे तो कोई भी मैचेस नहीं होंगे। आपके मैचेस हम लोग यूएई में या कोई भी न्यूट्रल वेन्यू में करा देंगे, लेकिन पाकिस्तान के या दीगर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मेंबर्स हैं जो एशिया कप में खेलेगी उनके मैचेस जो है वो पाकिस्तान में ही होंगे। और ये मैं आपको अभी आगे की जो प्रिडिक्शन है वो भी मैं आपको देता चलूं कि पीसीबी जो है वो इस मौकफ से पीछे नहीं हटेगा, हाइब्रिड मॉडल से पीछे नहीं हटेगा। ये बीसीसीआई की भूल है कि 2023 में एशिया कप नहीं होगा। एशिया कप होगा, हाइब्रिड मॉडल पे जो है एट मैक्सिमम हो जाएगा। और दूसरी बात ये जो 5 नेशन टूर्नामेंट की जो बात कर रहे हैं, देखिए ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि अब आकर आप एकदम ब्लंटली जो अपनी मीडिया रिपोर्ट्स में कहना शुरू हो जाए कि 5 नेशन टूर्नामेंट जो वो हम लोग शुरू कर देंगे। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वहां प्रपोजल अपना लेके जाते हैं, तमाम मेंबरान को जो उससे उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, सिग्नेचर होते हैं, अप्रूवल होते हैं। उसके बाद जो ये होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल में अगर ये 5 नेशन टूर्नामेंट को जो है वो अगर एक्सेप्ट करिए तो फिर एशिया कप का फायदा क्या होगा? एशिया कप का फायदा एक तो देखें इंडिया, पाकिस्तान और ये जो मेजर टूर्नामेंट प्लेइंग नेशंस हैं उनको खिलाना, और फिर दूसरी बात होती है जो एसोसिएट नेशंस होती हैं, मलेशिया, ताइवान, इस तरह की जो होती हैं, इनको प्रमोट करना ये होता है। और फिर तीसरी बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वायलेशन होगी अगर इंडिया जो है वो बैक ऑफ कर लेते एशिया कप से, तो ये भूल है इंडिया की जो है वो एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। सही सही। औरंगजेब साहब आपकी तरफ आते हैं। अब ये बैकडोर पे बातें भी चल रही हैं और आज ये टीवी चैनल की भी ज़ीनत बनी है मुख्तलिफ के। बांग्लादेश और श्रीलंकन बोर्ड ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट है उससे गैर रस्मी राब्ता स्टार्ट कर दिया और वो कह रहे हैं कि इसको न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए। आपके पास इस वाले से क्या खबरें हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। जी बिल्कुल, खबरें यही हैं। और जिस तरह राफेल भाई और दूसरे भाई ने बात की, ये एक इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया के जरिए एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। जैसे आज श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया है, उन्होंने भी यही कहा है कि आप एशिया का पाकिस्तान से कहीं मुंतकिल कर दे, क्योंकि जो हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान ने दिया था इंडिया को, उससे इंडिया जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और ये प्रेशर इसलिए बिल्ड किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान अपनी बात पे अटका रहा है, अगर पाकिस्तान ने ना माना तो फिर इसको पोस्टपोन, इंडिया की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि ये जो एशिया कप है इसको पोस्टपोन किया जाए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान एशिया कप नहीं होता तो आपको पता है कि पाकिस्तान को माली तौर पर भी बड़ा नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि नजम सेठी साहब को भी थोड़ा नरमी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर ये एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होता तो जो एसीसी है उसने ऑप्शन दिए हैं कि आप अगले साल या उससे अगले साल जो एशिया कप के राइट्स होंगे वो आप अपने मुल्क में ले लें। देखें, हम इंडिया को तो कहते हैं, हम दूसरे देश को भी जो है वो दोष देते हैं, दूसरे देश को भी, लेकिन हमारे इंटरनल जो सिचुएशन है वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारा पीएसएल तो हो गया, हम बायलैटरल सीरीज तो करा लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की सिचुएशन आप खुद देखें, गवर्नमेंट हर रोज जाके खुद बयान दे रही है कि हमारे जो लाइन ऑर्डर के इश्यूज हैं वो ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट को लेके थोड़ा क्रिकेट और सियासत को दूर रखना चाहिए। ये जो नजीम सेठी साहब का मौकफ है कि हमारी नेशन चाहती है कि जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में ही हो, अगर एशिया कप पाकिस्तान से बाहर भी हो जाए तो मेरे ख्याल में कोई खर्च नहीं है। हमें छोटा सा बताइएगा, क्योंकि आप यूएई में मौजूद हैं, वहां की क्रिकेट भी कवर करते हैं, क्या यूएई के कोई बोर्ड है उसकी भी नजरें हैं एशिया कप पे भी, वो भी अपनी कोई लॉबिंग कर रहा होगा ना? देखिए, यूएई जाहिर है, यूएई हमारा है, और उसके अलावा आयरलैंड की भी कुछ खबरें आ रही थी कि वो भी कराने चाहते थे, फिर इंग्लैंड की भी कुछ खबरें थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर चाहेगा तो तब भी ये मुमकिन होगा और तब भी ये बोर्ड से राब्ता करेगा। अदरवाइज मेरे ख्याल में अभी कुछ कहना टू अर्ली होगा। राजा साहब, पाकिस्तान जो है वो क्या इस वक्त लिवरेज को यूज कर रहा है, क्योंकि उसको क्या आगे वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान ने जाना ही जाना है, ये एक ऑब्वियस सी बात है। तो वो फिर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है कि अगर इंडिया हमारी तरफ नहीं आएगा तो फिर हम वहां भी नहीं जाएंगे, और वो फिर एक लिवरेज लेने की कोशिश करेगा पाकिस्तान, क्योंकि पिछली मैनेजमेंट का तो थोड़ा सा सख्त मौकफ था, लेकिन ये मैनेजमेंट कभी कभार कुछ कहती है, कभी कभार कुछ कहती है, और सेठी साहब को तो पता भी है मीडिया को किस तरह डील करना है। देखें असनाद साहब, एक तो जो मेरे भाई ने कहा शारजा से औरंगजेब साहब ने,
एक वो जो सूरत हाल गवर्नमेंट कहती है ना, वो सियासी सूरत हाल है, उसको इसके साथ गड़बड़ ना करें। ये इससे फिर हम अपना मौक़िफ़ खुद कमजोर कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अगर इस पे किसी को एतराज होता तो सबसे पहले न्यूजीलैंड को होता। वो तो बहुत छोटी छोटी बातों को पकड़ के आते हैं। IPL के सॉरी जो हमारी एशिया कप है, इसके हवाले से अगर बांग्लादेश और श्रीलंका बोल रहे हैं, उसके पीछे IPL बोल रही है, ऐसे ही। क्योंकि उसको पता है, ये तो इससे तो कोई इनकार नहीं है कि इस क्रिकेट का और इस रीजन का जिन जो है वो इंडिया है, और वो हर तरह से वो कोशिश करता है कि जो हमारे साथ खेलना चाहे उसको ब्लैकमेल करे, उसको डराए, और उनके खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पे ये कहे कि अगर आप पाकिस्तान गए तो IPL से। अब ऐसा ऐसा वो लोगों का खौफ खत्म हो रहा है। वो कह रहे हैं यार IPL नहीं खेलेंगे तो हम PSL खेलेंगे। PSL कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है, और ये भी ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैं जो पहले भी अपना मेरा मौक़िफ़ था, मैं वो फिर दोहराता हूं कि यार हमें उन्हें कहना चाहिए कि यार जो आप कहेंगे हम ऐसे करने के लिए तैयार हैं। कुछ मैचेस हम अपने मुल्क में जरूर कराएंगे, लेकिन आपका इंडिया का मैच इंडिया जहां से खेलना चाहता है हम वहां आके खेलेंगे, ताकि दुनिया को भी पता चले और इंडिया के मीडिया को भी पता चले। और वो जो न्यूट्रल लोग हैं, सारे लोग तो एक ही उसकी सोच के नहीं होते ना। इंडिया के कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को यहाँ पे बुलाना चाहिए। उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि यार ये पाकिस्तानी लोग ना सिर्फ स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट से खास तौर पे मोहब्बत करते हैं, और इंडिया के साथ खेलना चाहते हैं। चाहे हम उनको, हालांकि आपको पता है कि हमें भी खदशात होते हैं। Exactly. तो और जब वो हारने लगते हैं तो आपको पता है स्टेडियम में क्या हालत हो जाती है, आग लग जाती है, बोतलें आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इन बातों से घबराने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं कि खेलेंगे जहां इंडिया चाहेगा, और इंडिया के मंसूबों को नाकाम बनाने का यही एक वाइड। अच्छा अरफा, आपकी तरफ आते हैं। PCB कहीं ना कहीं शायद ये सेंटिमेंट जो बना रहा है कि हम मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे या फिर हाइब्रिड मॉडल होगा। मुझे तो लग रहा है कि शायद PCB एंड पे आके यही स्टेटमेंट देगा कि हम, क्योंकि इंडिया से हमारी ये कमिटमेंट हुई है कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, हम इंडिया जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने और फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने इंडिया आएगा। तो ये ऐसी भी सूरत हाल हो सकती है ना? देखिए, सूरत हाल तो कोई भी हो सकती है। सूरत हाल तो ये भी हो सकती है कि एशिया कप जो फुल आउट कैंप, कोई एक सिस्टमैटिक मैनर होता है, उसके हिसाब से जो वो चलना होता है। PCB अगर एक कदम चला है कि ठीक है जी हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग कर लेते हैं, तो इंडिया से भी या BCCI से या एशिया कप, देखिए BCCI का जब हम नाम लेंगे ना तो ये होगा एशिया कप के चेयरमैन, क्योंकि वो जे शाह हैं, उन्होंने ही ये एट दी एंड जो वो डिसाइड करना, उन्होंने ही ये यूनानिमसली स्टेटमेंट दे दिया था कि इंडिया जो है पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा, विदाउट कंसिडरिंग के बाकी जो है वो मेंबर्स क्या कह रहे हैं। तो अभी अगर बात हो रही है ना तो एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो उनकी और फिर PCB की, लेकिन ये कोई हलवा नहीं है कि अगर पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं एशिया कप के तो आप उनसे लेकर जो है वो UAE में जाकर खेल लेंगे। आप श्रीलंका भी कह रहे हैं हम भी तैयार हैं, बांग्लादेश भी तैयार है। ये इस तरह नहीं है कि पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट से जो है वो नीलाम घर पे जो है वो नीलामी के लिए जो है वो रखा हुआ कि आप आकर जो है होस्टिंग राइट्स ले लें। पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट्स हैं, पाकिस्तान ये डिसाइड करेगा कि उन्होंने एशिया कप जो है वो किधर कराना है। उन्होंने सिर्फ अपना एक प्रपोज मॉडल दे दिया है कि ये ठीक है जी हाइब्रिड मॉडल पे हम लोग खेल लेंगे, इंडिया अपने मैचेस बाहर खेले, बाकी जो है हम लोग पाकिस्तान में ही खेलेंगे। और इससे एक कदम भी, बल्कि 1 इंच भी आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं तो इससे भी खिलाफ हूं कि हाइब्रिड मॉडल आपने क्यों दे दिया, PCB ने क्यों हाइब्रिड मॉडल दिया, ये BCCI की जानिब से क्यों क्लेम नहीं आया कि ठीक है जी आप लोग जो है वो हाइब्रिड मॉडल करें। यानी कि BCCI जो वो अपनी जो जिद है वो उस पर कायम है, PCB एक कदम आगे चल रहा है, लेकिन इतना आगे चलिए तो ठीक है जी काफी है, इससे आगे ना चले। पाकिस्तान में ही एशिया कप होना चाहिए, पाकिस्तान के पास ही एशिया कप के जो है वो राइट्स होने चाहिए। और अगर इन केस अगर गॉड फॉरबिड अगर BCCI जो है इस पे कोई चाल चलता है और कामयाब हो जाता है तो PCB को फिर अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेना चाहिए वर्ल्ड कप को लेकर। अगर न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के साथ जो है वो खेल सकता है, और फिर बाकी टीम है जो टूर्नामेंट की बाकी टीम है उनको भी न्यूट्रल वेन्यू पर लाने के लिए जो है वो अपनी कॉन्स्पिरेसी चल सकता है, तो पाकिस्तान में को भी कुछ डिप्लोमेटिक अपना स्टांस रखना चाहिए वर्ल्ड कप के लिहाज से। ICC जो करती है ठीक है, मॉडल बनाए एशिया कप को और फिर उन्हें कहे कि जी ये लोग नहीं आए हमारे, डिस्पाइट कि हमारे कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, सब कुछ ओके है, लेकिन अगर ये लोग नहीं आए तो फिर हम लोग भी नहीं जाएंगे, बाकी टीमें भी आप लोग वर्ल्ड कप की जो है वो बाहर खिलाएं। फिर ठीक हो गया। अरफा और औरंगजेब यूनुस साहब और राजिद साहब के साथ गपशप का सिलसिला जारी है, और यहाँ पर वक्त हुआ किसी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो ODI के हवाले से भी बात करेंगे। 2 मैचेस पाकिस्तान ने बहुत ही कन्विंसिंगली जीते। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। और पाकिस्तान की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही दोनों ओडीआईज में, और रावलपिंडी का क्राउड भी बहुत अच्छा था और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। और सबसे पहले चलेंगे औरंगजेब यूनुस साहब की जानिब। और औरंगजेब साहब, ये बताइएगा हमें कि पाकिस्तान की जो शानदार परफॉर्मेंस है उसके हवाले से क्या कहेंगे। और पाकिस्तान बड़ा डाउन एंड आउट था, क्योंकि हमने तो तमाम तर मैचेस, अरफा भी हमारे साथ मौजूद थे, रावलपिंडी में विटनेस भी किए हैं। और T20 का जो आखिरी मैच था हारने के बाद लग ही रहा था कि पाकिस्तान अब बैकफुट पे चला गया, लेकिन बड़ा शानदार कमबैक पाकिस्तान की जानिब से देखने को मिला। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। जैसे कि आप लोग वहां पे मौजूद थे, और ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ बाबर आजम और फखर जमान को जाता है। जिस तरह फखर जमान की 2 आउटस्टैंडिंग सेंचुरियां थी, उनकी बदौलत पाकिस्तान देखें ये बड़ा अच्छा जो आगाज पाकिस्तान ने किया और 2 मैच बड़े इजीली जीत लिए। और फखर जमान को तो मैं जितना क्रेडिट दूं उतना मैं कहता हूँ कम है। और फिर फखर जमान ने जैसे खुद कहा कि बाबर आजम मेरे साथ थे, तो मैंने बाबर आजम से कहा कि अभी जो मेरे 80 रन है, अगर आप ना होते तो या तो मेरा 100 हो चुका होता या मैं आउट हो चुका होता। तो जैसे हम किसी हार पे बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं, उनकी एवरेज पे बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो 2 मैच जीते हैं, ये इसकी कंट्रीब्यूशन जो बाबर आजम की एक मैच में 49 है, एक में 65 है, ये भी बहुत जबरदस्त थी। और ये कंट्रीब्यूशन ना होती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मुश्किलात होती। राज साहब, फखर जमान बहुत बेहतरीन खेले और बहुत जबरदस्त खेले, और फखर जमान आई थिंक ओडीआई में हमारी रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं, और ये वर्ल्ड कप और एशिया कप के कितना सूदमंद साबित होगा। देखें, वो एक अब बंजे हुए हैं और इसके लिए एक पूरा सफर तय करना पड़ता है। एक दिन में फखर जमान नहीं बन जाता। लेकिन मैं एक चीज महसूस करता हूं कि आपने जैसे वहां पे ना अपनी टीम में ओपनर्स का जुमा बाजार लगा लिया है, जिससे उन सारों को आप खराब कर रहे हैं। मतलब वो अच्छे प्लेयर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसकी पोजीशन चेंज करके और उसको कभी आगे करके कभी पीछे करके एक तो प्रेशर डाल देते हैं आप उस प्लेयर पे जो सही खेल रहा होता है, और उनको भी खराब करते हैं। और फिर हम कहते हैं उसमें उस खिलाड़ी का कसूर नहीं होता जितना मैनेजमेंट का या सिलेक्शन कमेटी का कसूर होता है। लेकिन टीम अच्छी अभी रिदम में आ गई है, अच्छा खेलती है, और ये कॉम्बिनेशन है। और मेरा ख्याल है कि चूंकि आगे मैचेस हमारे इसी रीजन में ज़्यादातर होने चाहिए और यही विकेटें हमें मिलनी है, तो ये जो जीत है ये बड़ी कंट्रीब्यूट करेगी पाकिस्तान के आगे फ्यूचर के मैचेस में। और मेरा ख्याल है इसके बाद आपको 3 के 4 मैचेस खेलने हैं अफगानिस्तान के साथ, तो आपकी यही प्रैक्टिस है। तो इसमें अगर आप जीतेंगे तो आपका मोराल अच्छा होगा। लेकिन तजर्बात करने चाहिए, लेकिन ऐसे तजर्बात नहीं करने चाहिए कि आप बाबर आजम को कहें कि यार हम एक तजर्बा करना चाहते हैं, आप विकेट कीपर आ जाए। तो इस तरह का तजर्बा नहीं करें, ये तजर्बा नहीं होता, ये जाया करने वाली बात होती है। तो मेरा ये ख्याल है। अरफा, आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि एक शख्स ऐसा है जिसका जिक्र कोई नहीं करता, वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान 4थे नंबर पे खेलते थे, उनकी एवरेज बड़ी जबरदस्त थी। अब वो 5वें नंबर पे खेल रहे हैं, और 5वें नंबर पे भी उन्होंने दोनों दिन गेम को फिनिश किया। और मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा उस चीज को किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। मोहम्मद रिजवान पहले दिन भी बड़े क्लिनिकल रहे, दूसरे दिन भी बड़े क्लिनिकल रहे, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं अपनी खुशी से 5वें नंबर पे नहीं आता। देखिए, मोहम्मद रिजवान जो है जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की है और जिस तरह से उनके साथ नाइंसाफी हुए है, और जो अर्ली फेज ऑफ इंटरनेशनल कैरियर उनका जो रास्ता भी इवन के रोका गया, बहुत ज्यादा जो है वो इसमें नाइंसाफी डेफिनेटली हुई थी, अफसोस भी इसको हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उन्होंने वो काटी, उसके बाद उन्होंने जिस तरह का परफॉर्म किया है वो अमेजिंग है। और इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो टॉप ऑर्डर खिलाड़ी है। T20 में उन्होंने प्रूव किया है, और ओडीआई में भी उन्होंने आज काफी इंपॉर्टेंट आज स्टेटमेंट दी कि मैं 4थे नंबर पे खेलना चाहता हूं, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने सारी वहां से खेली है, क्लब क्रिकेट मैंने 4थे नंबर पे खेली है, 5वें नंबर पे मैं खुश नहीं हूं कैटेगोरिकली, उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, अगर कप्तान और कोच जो प्लान बनाएंगे उसके हिसाब से ही जो मुझे खेलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अपनी भी जो वो एक बात बता दी। और ये देखिए, एक अलमिया है ये, क्योंकि पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को इस पर जरूर सोचना चाहिए कि जो आपका डोमेस्टिक क्रिकेट में जो परफॉर्मर है, जिस नंबर पर है, उसी नंबर पर ही आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसको खिलाना चाहिए। अब जैसे बात मिडिल ऑर्डर की हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक को हमने खिलाया तो है मिडिल ऑर्डर में, शान मसूद को पहले मैच में, फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को, लेकिन दोनों ही जो फेलियर रहे थे, और मैं उनको दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उनका ये नंबर है नहीं, और जिनका ये नंबर है उनको आप खिला नहीं रहे। हारिस सोहेल जो अनफॉर्चुनेटली उनको नजर बहुत ज्यादा लग जाती है, कभी न्यूजीलैंड पे जिन आ जाते हैं, कभी उनको इंजरी हो जाती है, कभी नहीं, वो कहते हैं मैं सिर्फ वर्ल्ड कप खेलूंगा। हाँ, खैर अब मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड कप की रेस से भी बाहर हो गए हैं, क्योंकि अगर आपकी फिटनेस नहीं है तो फिर आप उसको रिकवरी भी जो है वो जल्दी नहीं कर सकते, और वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। तो आपके पास अभी कौन सी ऑप्शन मिडिल ऑर्डर में हो सकती है? मेरे हिसाब से इफ्तिखार अहमद या फिर सऊद शकील, और सऊद शकील को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि आपको एक मिडिल ऑर्डर में इतना खिलाड़ी होना चाहिए जो आपको चला कर रखे,
उनके अमूमन बात होती है उनके कि जी 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 60 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, तो ये नाकदीन इस पे जरूर सोचे कि 4 मैचेस उन्होंने किस नंबर पे खेले हैं, 90 नंबर पे, 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। 4 मैचेस की बुनियाद पर आप किसी खिलाड़ी को कितना जज कर सकते हो? मैं ये समझता हूँ कि 3 से 4 साल सऊद शकील ऑलरेडी रेट है, और अगर अगले कुछ मुस्तकबिल में अगर आपका कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी जो बाबर आजम की तरह का होगा, तो टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई में आपका सऊद शकील है और T20 में आपके साइम अयूब है। तो जो आपके डोमेस्टिक में खेलते हैं, जो परफॉर्मेंस जिस नंबर पे दी है, उसी नंबर पे इंटरनेशनल क्रिकेट भी उनको खिलानी चाहिए। औरंगजेब भाई, आपकी तरफ आऊंगा। पिंडी की पिच पे पाकिस्तान के तमाम तर बॉलर्स को बड़ा ही मार पड़ी है। हम देख रहे थे पिछले अरसे में सबसे ज्यादा तनकीद तो हमने खुद की है, अरफा को भी पता, अरफा यहाँ पे आए भी थे। नसीम शाह के ऊपर बड़ी तनकीद हुई है और हमने भी की है। नसीम शाह डाउन एंड आउट थे, एक्शन ज्यादा करते थे, काम कम करते थे, लेकिन पिंडी की पिच पे नसीम शाह बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे और उनकी लेंथ को भी बाकायदा चेक किया गया बाद में, और वो बार बार डिस्कस हुआ कि जो उनकी लेंथ है वो बड़ी जबरदस्त है और गुड लेंथ पे बॉलिंग करवा रहे हैं। और नसीम शाह को के अलावा कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका। नसीम शाह की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस नसीम शाह की। मेरे ख्याल में जो इनको ड्रॉप किया गया उनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया गया, और आप देखें कि लेंथ भी उनकी बड़ी अच्छी थी। फिर रन उन्होंने बिल्कुल ही कंसीड नहीं किए। पहले वनडे में मेरे ख्याल में 30 रन दिए और फिर दूसरे वनडे में 50 रन दिए। और उसके साथ साथ एक बात मैं आरएस रऊफ की भी करूंगा। आरएस रऊफ थोड़े से रन कंसीड कर रहे हैं, लेकिन वो विकेट ले रहे हैं अपनी मेहनत के साथ। फील्डिंग में भी जान मार रहे हैं, बॉलिंग में भी जान मार रहे हैं। तो नसीम शाह को बॉलिंग बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ थोड़ी सी फील्डिंग भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। और उसके अलावा जैसे अभी शाहीन शाह को मौका नहीं मिला, आप एहसानुल्लाह को लेके आए। देखें, एहसानुल्लाह को आप थोड़ा सा जो अर्ली लेके आए हैं, अब उसके डोमेस्टिक में आप देख लें, मेरे ख्याल में फर्स्ट क्लास मैच जो है वो 12 है और 7 उसकी जो है नेशनल ओडीआईज है। तो आप एहसानुल्लाह पे भी बड़ी बात हो रही थी कि ये मिडिल में आके देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक आपका कंपटीशन बना हुआ, ऊपर से एक अच्छी पार्टनरशिप बॉलिंग की लग के आ रही थी, और मिडिल में एहसानुल्लाह आके आउट कर रहा था, जो कि अब यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्योंकि प्रेशर में हमने देखा कि पीएसएल में भी जब एक मैच फंसा था तो एहसान शाही शाह ने 1-2 छक्के लगाए थे तो फंस गया था, वो वाइड कर रहा था, उस ओवर में 22 रन दे दिए थे। और इस सीरीज में भी हमने देखा, T20 लास्ट में भी देखा कि जब फंसता है मैच, जब प्रेशर आता है तो फिर एहसानुल्लाह जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए तो आपको पता है ऑलवेज वो अच्छी फॉर्म में ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साइन है, क्योंकि वर्ल्ड कप आपके कॉर्नर पे है, तो ये एक अच्छा कंपटीशन बन जाएगा बॉलिंग में। राय साहब, हमारी बॉलिंग मतलब इसके बड़े चर्चे होते हैं पूरी दुनिया में और हमें भी पता है, हम भी बड़ा नाज करते हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर, लेकिन एक बार ये बड़ी ऑर्डिनरी सी बॉलिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। हमने देखा T20 में आखिरी जो मैच था वो कितना बड़ा स्कोर चेज हो गया। फिर इन मैचेस में भी आप देख लें, जो 2 ODIs हुए हैं, नो मैटर आपकी पिचेज ऐसी हैं, फ्लैट हैं, लेकिन कोई दमखम नजर आता है, कोई एग्रेशन नजर आता है। यही जो एहसान है, इन्होंने पिंडी की विकेट पे ऐसी जबरदस्त शॉट पे डिलीवरीज करवाई थी और अब आके अजीब व गरीब सी एक बॉल आगे गिर रही है, एक बॉल पीछे गिर रही है। ये बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं कोई खराबी है। अच्छा, आप ये जो खेल को जानने वाले होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जो मैच का टेम्परामेंट होता है वो मुख्तलिफ होता है, जो प्रैक्टिस का टेम्परामेंट होता है वो मुख्तलिफ होता है, जो डोमेस्टिक का टेम्परामेंट होता है मुख्तलिफ होता है, जो इंटरनेशनल मैचेस का होता है वो मुख्तलिफ होता है, होम ग्राउंड का मुख्तलिफ होता है, और आप किसी दूसरे वेन्यू पे जाके खेलते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसके लिए क्या होता है कि आप उस खिलाड़ी को साथ रखते हैं या तजर्बा देते हैं। एक ए टीम का एक सिलसिला शुरू हुआ था, जैसे मैं कहता हूं कि जैसे ही PSL खत्म हुई है ना, जो आपको एक क्रीम मिली है, जैसे साइम है, जैसे एहसान है, तो एक ए टीम बना के इनको भेज देना चाहिए था इंग्लैंड के टूर पे, इनको ऑस्ट्रेलिया भेज देना चाहिए। तो कोई ऐसा प्लान करते कि वहां चाहे किसी के साथ खेलते, तो एक बंदे को जब दुनिया देखता है ना, खाली ये नहीं होता कि उसने पिच पे खड़े होके या पिच पे बॉल करा के क्रीज पे मार के तो उसने अपना कॉन्फिडेंस करना होता है। कॉन्फिडेंस, आप जैसे नसीम शाह की बात हो रही है, तो नसीम शाह को जब आप 2-3 मरतबा भेजेंगे, साफियों के सवालों के जवाब देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो वो पहली दफा शायद सवालों के जवाब ना दे सके। वैसे तो वो ठीक है, मैं उसको ये नहीं समझता कि उसका कॉन्फिडेंस खराब है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। मसलन मैं अगर कोच हूं तो मैं सारी टीममेट बैठे हूं तो मैं कहूं, यार नसीम आज तुम कोई अच्छा सा गाना सुनो, वो कहे नहीं मड़ा हमको तो गाना नहीं आता, और कहा नहीं यार तुमने सुनाना नहीं तो तुम्हारी डेली काट देंगे। तो वो जब सुनाएगा ना
तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल चला जाएगा। पहली दफा जैसे हम शादियों में अमूमन होते हैं ना, तो सारे कोई गाना लगा होता है तो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, यार थोड़ा तुम भी डांस करो, वो कहता है नहीं मैंने तो नहीं किया। सिर्फ पहला ठुमका जो है वो मुश्किल होता है, उसके बाद वो बैठता ही नहीं है। तो इसी तरह मैं ये कहता हूं कि इनका टेम्परामेंट बनाने के लिए खिलाड़ियों का, उनको ठुमके लगाने के लिए बार बार आप उनको लेके आए, और इनमें जो है ना टैलेंट बड़ा है, इनमें बड़ा आप देखें ना, एहसान में टैलेंट है, उसमें फोर्स है और उसकी हाइट है बहुत अच्छी, और ये भी बड़ा काउंट होता है। जैसे हारिस रऊफ जो है ना, विकेट लेने के बाद जो एक्शन करता है ना, इससे भी उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, टीम में भी जान पैदा होती है। खाली ये नहीं होता कि वो टीवी में एक्शन कर रहा है। तो ये छोटी छोटी टीम मैनेजमेंट का काम होता है, छोटी चीजें बड़ी आपके लिए आगे बढ़ाने के लिए। अरफा, सीरीज पे शुरू होने से पहले लग ही रहा था कि हमें नंबर 4 का प्रॉब्लम है, लेकिन सीरीज के 2 मैचेस हम जीत गए और अब प्रॉब्लम हमें नंबर 4 पे लग रहा है, क्योंकि नंबर 4 वाले को हमने 5 पे रखा, वो 5 पे परफॉर्मेंस देना स्टार्ट हो गया, और नंबर 4 पे एक दिन शान मसूद फेल हो गए, एक दिन अब्दुल्ला शफीक फेल हो गए। तो नंबर 4 में क्या खराबी है? क्योंकि जब तक आपके पहले के 4 नंबर अच्छे नहीं होंगे, स्पेशली एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, तो सारी टीमें फिर आपको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगी, और एकदम से अगर आप एक्सपोज हो गए तो फिर ये कैंपेन बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, चौथा नंबर जो होता है वो रीढ़ की हड्डी की मसले के आज मोहम्मद रिजवान ने एक्सप्रेस भी किया है। तो इस पर डेफिनेटली अगर वो इस तरह ये बात हो नहीं सकती, हम मान नहीं सकते ये बात कि मोहम्मद रिजवान ने मीडिया पर आने से पहले ये बात अपने जो है वो डगआउट में ना की हो, ये मैनेजमेंट से बात ना की हो। ये डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं एक्सप्रेस जरूर की होगी, और अब अगर मीडिया पे भी कर दिया तो एक तरह से एड ऑन प्रेशर हो गया। और डेफिनेटली अगर कप्तान और कोचेज अगर इस बात पे जो मुतफिक होते हैं, इस बात पे पॉन्डर करते हैं, सोचते हैं, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी कि मोहम्मद रिजवान को आप चौथे नंबर पे ले आए। क्योंकि अगर तो उनकी जो रिप्लेसमेंट है हारिस सोहेल की देखें तो वो इफ्तिखार अहमद है, और इफ्तिखार अहमद जब वो एज ए फिनिशर भी खेल चुके हैं, तो उनको 5वें नंबर पे आप खिला सकते हैं, क्योंकि वही अब जो वो खेलेंगे। मेरे हिसाब से शान मसूद या अब्दुल्ला शफीक को चौथे नंबर पे खिलाना ये उन्हीं के साथ ज्यादती होगी। आप हार्डली उनको जो वो 1 डाउन ला सकते हो, वो स्पेशलिस्ट ओपनर्स हैं, 1 डाउन आप ले, लेकिन चौथे नंबर जो उसकी जो है वो डोमेन ही बिल्कुल अलग। अच्छा अरफा, यहाँ पे फिर एक सवाल पैदा होता है ना, ये सवाल पैदा होता है, फिर आप भी नाराज होंगे, सारे लोग नाराज होंगे। आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि मैं 8वें नंबर पे भी खेला हूं, मैं 5वें पे भी खेला हूं, मैं चौथे पे भी खेला हूं। फिर कप्तान जो बाबर आजम है, वो 4 ओपनर्स टीम के साथ अगर आप लेके जा रहे हैं, तो कम से कम खुद थोड़ा सा पीछे आ जाए, फिर चौथे 5वें पे बाबर और रिजवान आ जाए, और तीसरे पे किसी शान मसूद को, अब्दुल्ला शफीक को एडजस्ट कर लें। देखिए, कुर्बानी का बकरा मेरे ख्याल से कई सालों से किंग्स में भी कुर्बानी का बकरा सरफराज अहमद जो है विकेट कीपर कप्तान थे, तब भी कुर्बानी का बकरा बने थे। वर्ल्ड कप 2019 से एक सीरीज पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ड्यूरी में 2 सेंचुरियां इन्होंने दागी थी, फिर भी ये स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए थे। क्यों नहीं बन पाए थे? कड़ी से कड़ी जोड़ लें, खुद आपको पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कुर्बानी का बकरा बनने वाला फेज था वो खत्म होना चाहिए। T20 के आपके नंबर 1 ये अभी परफॉर्मर है, और बाबर आजम से भी ये ऊपर जा रहे, तो इतना तो हक इनका बनता है कि अगर मैं T20 में प्रूव कर सकता हूं, तो मेरे अगर 1 नंबर मुझे ऊपर कर लें तो मैं इसमें अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। कोई गलत बात नहीं है। अगर वो चौथे नंबर पे खेलना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंस है उन्हें, तो फिर उनको चौथे नंबर पे जरूर खिलाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक वाली बात है, इस पर भी जरूर थोड़ा सोचना चाहिए मैनेजमेंट को, पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को, और इफ्तिखार अहमद या सऊद शकील को, इन दोनों की जगह ये जो मिडिल ऑर्डर है इसको इन दोनों बल्लेबाजों से पुर करना चाहिए। वैसे इफ्तिखार के हवाले से तो ये बताया गया ना कि वो हारिस सोहेल की जगह आ गए हैं। हारिस सोहेल की जगह वो आ गए हैं, लेकिन हारिस सोहेल को खुद भी सोचना चाहिए कि मैं एक तो हमेशा मुझे इतना मैं लकी हूं कि मैं वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलता हूं, लेकिन मैं अपने ऊपर जो वर्क नहीं कर, सोचना चाहिए थोड़ा। ठीक है। अच्छा रंगजेब भाई, ये बताइएगा कि उसामा मीर और एहसानुल्लाह को चांस मिला, लेकिन जिस तरह की शोर था, जिस तरह की बातें की जा रही थी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, कि एहसान और उसामा को चांस मिलना चाहिए, और हमने खैर बातें कर करके उनको चांस तो दिलवा दिया, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। अगले मैचेस में क्या देखेंगे? अचानक से एहसान और उसामा को बाहर बैठा दिया जाएगा, या फिर ये चांस डिजर्व करते हैं 1-2 मैचेस इनको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब 2 मैचेस जीतने का लिवरेज है। देखिए, मेरे ख्याल में अभी टू अर्ली होगा, 1-2 मैच में चांसेस हम ही लोग बैठ टेस्ट और वन
ये औरंगजेब साहब की थोड़ा सा जो है ना वो आवाज नहीं आ रही। सर आप आपकी तरफ आते हैं। उसामा मीर एहसानुल्लाह, इनके ऊपर हमने बहुत ज्यादा जो है वो तगदो की बातें की, आपको भी पता है, सोशल मीडिया में भी हुई, मीडिया में भी हुई, लेकिन जब वो आए एक्चुअल मैदान में तो थोड़ा सा फेल नजर आ रहे हैं। क्या इनको वक्त मिलना चाहिए या फिर क्या सोच रही है इस वक्त पीसीबी मैनेजमेंट? देखिए जी, मैंने जैसे कि शुरू में अर्ज किया कि खिलाड़ी को इतनी जल्दी उसमें इंटरनेशनल अरीना में नहीं लेके आना चाहिए कि आप उसको बिल्कुल एक बड़ी टीम के सामने डाल दें और फिर उससे एक्सपेक्ट भी करें। उसको धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस दें और फिर जब आप देखें कि अब ये पक गया है तो फिर उसको लेके आएं। और मेरा ये ख्याल है कि इफ्तिखार को लाना चाहिए टीम में, जैसा कि आपने कहा कि वो टीम में शामिल हो गया है। लेकिन मैं एक और बात भी करना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि हमारी 11 के 11 खिलाड़ी जो प्रोफेशनल, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन मैं 2 खिलाड़ियों को, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उनका जो बिहेवियर होता है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत 100% जो है वो प्रोफेशनल है। एक रिजवान और एक शादाब, इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी ज़बरदस्त होती है, आप इनको किसी नंबर पे खिला दें, किसी पोजीशन पे खड़ा कर दें तो ये ऐसा लग रहा होता है कि टीम के लिए खेल रहे हैं और कोई इनको मलाल नहीं है कि यार हमें ये कहाँ खड़ा कर दिया है, ये इधर तो बॉल भी नहीं आ रही है या इधर ये नहीं आ रहा। तो इस तरह का बिहेवियर होना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट को ये भी चाहिए कि खिलाड़ी को जिसका जितना जुस्सा है, जिसका जितना हिस्सा है, जिसकी जो पोजीशन है, उसके मुताबिक यूटिलाइज करें। ठीक। अरफा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, औरंगजेब यूनुस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने अपना वक्त दिया। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ गपशप का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और अब सिलसिला जारी रहेगा गपशप का और ये गॉसिप का सेगमेंट है और ये सेगमेंट जो है आप मेरे साथ और राजा साहब के साथ एंजॉय करेंगे। राजा साहब, आईपीएल में एक लड़ाई हो गई, सनराइजर्स हैदराबाद का मैच था और दिल्ली का मैच था। अभी तक इंडियन मीडिया जो है वो ये नहीं बता सका कि लड़ाई क्यों हुई, लेकिन अच्छी खासी जो है लड़ाई हुई और वीडियो बड़ी वायरल हुई है। अस्ताद, आपने ये देखा होगा कि इंडिया वाले क्रिकेट तो सीख गए हैं, लेकिन उनके जो तमाशाई है वो मैनर्स अभी तक नहीं सीख सके। अब हमारे लोग भी देखें, शुरू में हम भी हल्ला बोल देते थे, गेड़ों पे जाना है और धक्के में, लेकिन अब बड़े डिसिप्लिन से आते हैं मैच में। और किसी भी खिलाड़ी को ये नहीं वो देखते कि किस खिलाड़ी, चाहे हमारे खिलाफ जो मैच हम पाकिस्तान आ रहा हो, दूसरा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उसको भी उतनी दाद दे रहे होते हैं। तो ये मैनर्स होते हैं। जैसे अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप एंकर कर रहे हैं और आप शारजा से भी ले रहे हैं, एक और साथी को भी ले रहे हैं, मुझे भी ले रहे हैं, इसके पीछे एक पूरी टीम है जो काम कर रही है, जो बिहाइंड द कैमरा है। तो इसी तरीके से खेल को मकबूल करने के लिए, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे कोई भी हो, उसमें जो तमाशाई होते हैं ना, उनका बड़ा अमल दखल होता है। वही उस खेल को बड़ा बनाते हैं, वही उस खेल को तबाह करते हैं, वही खिलाड़ी को भी बड़ा करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया वालों ने अपने तमाशाइयों के लिए कुछ नहीं किया। वो उनसे पैसे तो बनाते हैं, उनसे गेट मनी तो बनाते हैं, लेकिन उनको एजुकेट करने की जरूरत है। उनको एजुकेट करने की जरूरत है। और उनका मीडिया सिर्फ इस चीज पे लगा हुआ है कि किसने क्या कर दिया, झूठी खबरें, सनसनीखेजी। हालांकि उनको ये चाहिए कि अपने तमाशाइयों को थोड़ा सा एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि यार ये क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, ये इसका नाम ही पहले शायद इसी तरह पुकारा जाता था। तो आप भी जेंटलमैन बन के इस खेल को देखें और इसके जो आदाब हैं उसको उनका ख्याल रखें। अच्छा, दूसरा ये स्टोरी भी है कि वो तो जेंटलमैन चले, हमारा क्राउड तो जेंटलमैन होता है, ये हमारी जो पीआईए इसको क्या हो गया, ये जेंटलमैन का किरदार बिल्कुल अदा नहीं करती। न्यूजीलैंड की टीम आधा घंटा इनको वेट करना पड़ा कराची में, यार इतनी बड़ी हाई वैल्यू टीम आ रही है, प्रोटोकॉल्स हो रहे हैं, सारी रोड्स की रोड्स बंद हो रही है, आवाम को परेशानी हो रही है और पीआईए से सर एक सीढ़ी जो है ना वो अवेलेबल नहीं है, वो पता नहीं कहाँ। अच्छा, वो पीआईए ने नहीं करना होता, वो सिविल एविएशन का काम होता है, क्योंकि वो सारा एयरपोर्ट उनके होता है। लेकिन बात तो फिर पीआईए को आती है। बात पीआईए को आती है, लेकिन पीआईए को शायद ये करना चाहिए तो बांस वाली सीढ़ी रख लेते और खिलाड़ियों को उतारते भी आए, जनाब हमारी वही है। लेकिन वो खाली पीआईए पे नहीं आती है, हम पूरी कौम पे आती है और हम इस तरह के ब्लंडर्स करते रहते हैं, इन चीजों का ख्याल हम रखते नहीं है। तो एक सिविल एविएशन का जो बंदा जिम्मेदार है उसकी भी छंड परेड होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि यार ये इंटरनेशनल, हम पूरी दुनिया में हमारी बातें जाती हैं। आजकल तो आप कहते हैं छोटी सी बात, एक छोटे से सड़क पे मैच हो रहा हो तो थोड़ी देर पर वायरल होकर शायद जो दुनिया का आखिरी किनारा है न्यूजीलैंड, वहां चला जाता है। तो पीआईए और सिविल एविएशन और जो इनके अंदर जो कम्युनिकेशन का था, जो लाइजान कर रहा था, उसको भी इसकी सजा exactly, वैसे भी आपको पता है राज साहब, पीआईए थोड़ी सी आपको पता है आजकल बदनाम भी है इस हवाले से कि पीआईए देखें ना, सबसे ये सीनियर है, इसके अमले ने, इनके बनाने वालों ने कई दुनिया की दूसरी एयरलाइंस बनाई जो हमसे बहुत आगे निकल गई हैं। भाई ठीक है,
खाना कम हो सकता है, कपड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन धोए तो जा सकते हैं ना। Exactly. तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए हमें। अच्छा, ये बताइएगा कि अब फखर जमान के ऊपर बात करते हैं। फखर जमान ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए और वो सेंचुरीज की हैट्रिक करने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। इससे पहले सईद अनवर ने सेंचुरीज की हैट्रिक की, ज़हीर अब्बास ने की और बाबर आजम जो उन्हीं के कप्तान हैं उन्होंने डबल एक दफ़ा 2015 में और एक दफ़ा उन्होंने 2022 में की, 2 दफ़ा हैट्रिक की। और अब फखर जमान हैट्रिक्स पे हैट्रिक्स कर रहे हैं, उनके हवाले से क्या कहें? फखर जमान ने जो अब कारनामा किया है ना, अब उनको खुद भी चाहिए कि अपने आप को संभालें और मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उनकी इस जो कारनामे को है ना उसको संभाल के रखें। उनके ज़हन में ये नहीं आना चाहिए बस मैं तो टीम में पक्का हूं। हमारी एक ये सबसे बड़ी खराबी है कि हम एक सेंचुरी करते हैं या एक में 5 विकेटें लेते हैं तो फिर कहते हैं यार देखे फिर तो मैंने कोई कट के दिखावे। तो ये जो सोच है ना इसको तब्दील होने की जरूरत है। मेरा ख्याल है फखर जमान ऐसा बच्चा नहीं है, ऐसा प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग उसके इंचार्ज हैं, चाहे वो कप्तान है, चाहे कोच है, चाहे सिलेक्शन के हैं, उनको बताएं कि भाई बहुत अच्छा कारनामा है लेकिन ये पीछे रह गया है, अब आगे हमने चलना है, आप पे हमने निसार करना है। और आपको पता है जो ओपनर होता है उस पर पूरी टीम निसार कर रही होती है और मेरा ख्याल है उसका वो ख्याल रखेंगे। ये पिंडी स्टेडियम में आपने क्या कर दिया? आपको अलीम डार साहब ने गलती बताई और आपको पता है कि पिच जब चेंज होती है तो 30 यार्ड सर्कल भी चेंज होता है, 30 यार्ड सर्कल ही नहीं चेंज हो सका और अलीम डार साहब ने 1 ओवर के बाद आज सब 6 मिनट के लिए मैच रुका रहा। देखें अलीम डार जो है हमारी शान है, उन्होंने दुनिया में नाम कमाया और ये उन्होंने अच्छा जज किया, लेकिन इसमें भी मैं फिर कहूँगा कि ये कोई पाकिस्तान पीसीबी का कसूर थोड़ा सा शायद हो। एक मैनेजमेंट होती है, एक ग्राउंड मैनेजमेंट होती है, एक जो पूरे मैच को सुपरवाइज कर रहे होते हैं, जो पीछे कैमरे के पीछे बैठे होते हैं, ये सारी उनकी गलती हैं। तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये भी कोई चीज़ जो है पीआईए से ज़्यादा हटके नहीं है, इनको भी पीआईए वाला ज़रा डंडा चलाना चाहिए। और शान मसूद के हवाले से बताइएगा, जिस तरह मैंने इंट्रो में बात की थी शान मसूद की, क्योंकि वो हम पैनलिस्ट से नहीं कर सके, मैंने कहा राजा साहब के लिए बचा के रखें। शान मसूद ने परफॉर्म नहीं किया तो बहुत सारे लोगों ने उन पर तनकीद भी की, हमने भी तनकीद की, लेकिन कराची के हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि चूंकि ये कराची से हैं और इस वजह से इन पर तनकीद हो रही है। ये कराची, लाहौर और इस्लामाबाद कब से आ गया क्रिकेट में? देखिए, एक तो मैं अपने मीडिया वालों से और अपने लोगों से, पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के ये दरखास्त देता हूं। देखिए, हमारी पीएसएल होती है, अब बाबर आजम का पेशावर से ताल्लुक है, वो पेशावर जलमे से खेल रहा है, शाहीन शाह अफरीदी लाहौर से खेल रहा है, वो खेल रहा है, अमाद जो है वो कराची से खेल रहा है। अभी क्या कराची, क्या लाहौर, क्या पेशावर, ठीक है, खुदारा इन चीज़ों से निकलें और ऐसी चीज़ें करके अपनी जो नई जनरेशन है उनके ज़हनों में ऐसा बीज ना बोएं जिनसे वो ये भी सोचने पे हो जाएं कि यार ये कराची वालों के साथ इस तरह करते हैं, पेशावर वालों के साथ इस तरह करते हैं, पंजाब वालों के साथ इस तरह करते हैं। ये ऐसे गंदगी के बीज हैं जो कभी ना कभी फिर तनावर दरख्त बन जाते हैं। तो ऐसी बातें ना करें। ऐसा और ये बड़े रिस्पॉन्सिबल लोग कर रहे हैं। हाँ, मतलब जिनका कद काट है, जो बोलते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेस में बैठे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जो वो कराची से। मैं शान मसूद को, एक तो उसका ब्रॉटअप जो जहां पे हुआ है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसको हमने खुद खराब किया। पहले बाहर बिठाए रखा, जब बाहर जाके उसने काउंटी क्रिकेट में जाके परफॉर्मेंस दी, फिर हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, और फिर उसको बुला के कभी इधर खिला रहे हैं, कभी उधर खिला रहे हैं, कभी उधर खिला रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस भी शेक होता है। प्रेशर बड़ा होता है ना, जब आपके साथ 2-3 प्लेयर लगे और आपको अपने नंबर पे भी ना खिलाया जाए। तो मेरा ख्याल है इस पे शान मसूद का भी कोई कसूर नहीं, मैनेजमेंट का कसूर है। और खुदारा ऐसी बातें ना करें कराची, लाहौर, पेशावर वाली। सब ये एहसानुल्लाह को क्या हो जाता है? एक थ्योरी ये भी चल रही है कि एहसानुल्लाह जो है वो उनको जानबूझ के गलत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो इस वक्त खतरा हैं बहुत सारे पेसर्स के लिए। ये जो नामी ग्रामी पेसर्स हैं, जो एहसानुल्लाह एक डिफरेंट परफॉर्मेंस दे रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में, वो एहसानुल्लाह जब पाकिस्तान टीम में आते हैं ना उनमें दमखम नजर आ रहा है, ना उनमें पेस नजर आ रहा है, ना वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज हैं, ना वो एग्रेशन है। कहीं ना कहीं कोचिंग जो है ना, वो ये गॉसिप्स चल रही हैं कि पाकिस्तान में ना जो कोचिंग स्टाफ है ये पहले प्लेयर को तबाह करते हैं। अगर वो प्लेयर कहीं सर्कल से बाहर से आ जाए ना और एकदम से आ जाए और अवाम के जरिए आ जाए, अवाम की रेटिंग जिस तरह होती है कि एहसान को लाया जाए, तो ये इसमें कोई हकीकत है? देखिए, एक हमारा आप समझे कि एक चीज बन गई है कि आपको अगर कहीं जॉब पे जाना है ना, इंटरव्यू देने, आप घर से और नहीं जी सिफारिशें ही बढ़िया ने, ये सोच के ही निकलते हैं। बच्चे को उसका बाप कहता है जा पुत्र इंटरव्यू दिया, और नहीं अब्बा जी पहले उसको फोन करें। और बंदे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इहसान जो है वो जवान बंदा है, हाइट है उसकी है, उसका रन अप है, उसको चाहिए कि इन बातों पे गौर ही ना करे कि कोच मुझे क्या कहता। कोच ये तो नहीं कहता कि विकेट नहीं लेनी तुमने, कोच ये तो नहीं कहना स्लो डिलीवरी करानी है, कोच ये तो नहीं कहता कि वाइड बॉल फेंको। ये प्लेयर का, इसीलिए मैं कहता हूं कि फौरी तौर पे उसको टीम में डालने की बजाय पहले उसका ज़हन मजबूत करें, उसका दिल मजबूत करें।
ये जो वाइट बॉल जितनी भी है ना, वैसे तो सारी क्रिकेट भी, लेकिन खास तौर पे वाइट बॉल जो है ना, ये दिलेरी का गेम है कि आपने खुद ही अपने अंदर एक कप्तान रखा हुआ है, आपने फैसला करना है कि यार मैंने अब छक्का, जैसे अब बहुत इफ्तिखार ने जो T20 हम हारे थे, इफ्तिखार ने कितना अच्छा खेला है एग्जैक्टली। लेकिन मैं कहता हूं वो हराया मैच हमें इफ्तिखार ने, अच्छा, इसलिए कि उसने एक ऐसे बॉल पे छक्का मारने की कोशिश की जो बहुत नीचे था। Exactly. उसमें अगर वो ऑन साइड पे किसी यार्ड करके एक लेता, 2 भी रन ले सकता था। उन्हें कहा नहीं जी मैं अब छक्का मार, तो ये उसको अपनी अब कप्तान आके तो नहीं उसको कह सकता ना, तो उसको अपनी सेल्फ कोचिंग करनी चाहिए, सेल्फ कप्तानी करनी चाहिए कि अब इस बॉल के साथ मैंने क्या ट्रीट करना है। अगर जिस तरह आप राय साहब ये कहते हैं जी कि नया लड़का है और उसको आने में थोड़ा सा वक्त लगना चाहिए, अब नया लड़का अब टीम में आ गया है, उसको अगर राजा साहब एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी मिलके ना कहेंगे यार एहसान तुम यहाँ पे जो बॉल फेंक रहे हो ना थोड़ा सा आगे फेंके, तो कुछ लम्हों के लिए तो वो सोचेगा ना। इतने बड़े बड़े कोच अगर उसको कोई गलत गाइड करते हो तो वो फिर हो जाता है ना। आपने देखा हमने मूसा खान के साथ भी ऐसे ही किया। मजबूती का और कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है, देखिए मैंने महसूस किया है, मैंने शाहीन शाह अफरीदी से पूछा, मैं ये समझता हूँ कि वो अपने शायद अपने ससुर की भी बात नहीं मानता होगा। वो जब आता है ना बॉल कराने आता है, उसको मार पड़ी है पीढ़ी में, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। लेकिन अब मैं सुनता हूं जब से उसकी शादी हुई है ना, अपनी वाइफ की जरूर सुनता है कि उसकी वाइफ ने उसे कहा कि मैं तुम्हें बैट्समैन भी देखना चाहती हूँ, बैटर भी देखना चाहती हूँ, तुम वहां भी चौके छक्के मारो, तो वहां थोड़ा सा बेचारा, लेकिन वो बेचारा बैटिंग करते करते राज साहब बॉलिंग में उसका पेस कम हो गया है। पेस कम हो गया है, तो वो अब थोड़ी यही है। तो जो बंदे की एज बढ़ती है ना, तो थोड़ा सा बंदा पीछे चला जाता है। तो मैं ये लेकिन सर 22 साल उसकी उम्र है। नहीं 22 साल है ना, शादी होगी तो फिर 22 को 2 से जरूर दे ले आप। अच्छा। फिर बंदे में बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो आपकी वाइफ कहती है ना कि आपका तो कॉलर ठीक नहीं था, आप तो चल ठीक नहीं रहते, आपका पजामा ठीक नहीं था, तो वो बंदा थोड़ा सा कहता है यार मेरी वाइफ मुझे बहुत मेरी ये मोहब्बत भी है, मेरी बीवी भी है, इससे मुझे बड़ा गौर से देखा है, तो इसकी बात मैं टाल। कोच साहब को चाहिए कि भाभी के पास जाए। वो उसको कहें कि वो दोनों मिलके बताया करें कि शाहीन शाह तुमने क्या करना है। ठीक हो गया राज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राज साहब के साथ एक बड़ी खट्टी मीठी गपशप का सिलसिला जारी था और आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी।